Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 8 है उसके अंतर्गत आज हम लोग जो है प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। और हमने अपने पिछले क्लास में राष्ट्रपति के निर्वाचन और उन पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसकी चर्चा हमने अपने लास्ट क्लासेस में की थी। आज हम लोग उनके शक्तियों, कार्य और शक्तियों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वह एक बहुत ही बड़ा हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और ये जो पद इतना रिस्पॉन्सिबल पद है कि बहुत सारे जो है कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ उन्हें दी गई हैं और उसमें विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, निर्वाचन से संबंधित शक्तियाँ या आपातकालीन शक्तियाँ आदि जो हैं प्रमुख हैं। तो इनकी चर्चा हम लोग वन बाय वन करेंगे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग जो हैं दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं राष्ट्रपति के शक्तियों को। और एक है कि जो सामान्य काल में उनको जो शक्तियां दी गई होती हैं उनको, और दूसरी जो शक्तियां हैं वो आपातकालीन या संकटकालीन अवस्था में जो राष्ट्रपति के पास जो पावर होते हैं, शक्ति होती है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य अवस्था में जो राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ दी गई हैं संविधान के द्वारा, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और इसमें जो सबसे पहली शक्ति है वो कार्यपालिका शक्ति है और जिसको हम लोग प्रशासनिक शक्ति भी कहते हैं के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संघ की जो की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और इन शक्तियों का प्रयोग जो है वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा जो है वो कर सकते हैं और संघ के सभी अधिकारी जो हैं उसके अधीन होते हैं। और उनकी इन शक्तियों में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि शासन का समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये कही गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। और इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जाते हैं और उसे संघीय शासन संबंधी सभी मामलों में सूचना पाने का भी अधिकार होता है। और प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के विषय में सूचना दे और जिनके बारे में राष्ट्रपति उनसे सूचना मांगे। राष्ट्रपति जो है महत्वपूर्ण, बहुत सारे पद हैं हमारे देश में महत्वपूर्ण पद, उन पदों की नियुक्ति भी और उनकी पदच्युति भी जो है राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति और विदेशों के राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति प्रशासनिक आयोग की भी नियुक्ति का अधिकार उनको प्राप्त होता है, जैसे अंतर्राज्य परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग तथा पिछड़े आयोग जो है वर्गों की दशा से संबंधित सुधार जो आयोग है, इसके भी सदस्यों की अध्यक्ष की चुनने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, न्यायवादियों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार होता है,
लेकिन इसमें से कुछ अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है और इस तरह से राष्ट्रपति के द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार की जाती है। और सामान्य राजनीतिक परिस्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में भी अपना विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जब लोकसभा में चुनाव जनादेश स्पष्ट न हो अथवा जब आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद जो है वो रिक्त हो जाए, तो लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो, तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। और भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक के कुछ ऐसे अवसर हैं जिसमें राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री का चयन किया है। और पहली बार जो है मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री के पद पर चरण सिंह के चयन तथा दूसरी बार बीपी सिंह सरकार के समय के पतन के बाद चंद्रशेखर आज़ाद का चयन राष्ट्रपति ने अपने विवेक से किया है, स्वविवेक से किया है भारत के संवैधानिक इसमें इतिहास में। और 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी के चयन में भी राष्ट्रपति की भूमिका अवश्य ही रही है। और 11वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत की 11वीं राष्ट्रपति 11वीं जो प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव जो हुए थे उसमें जो है प्रधानमंत्री के चयन में भी जो है उनकी भूमिका राष्ट्रपति की रही थी। और भारत की दलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई और संघीय स्तर पर भी राजनीतिक दल उथल पुथल का चक्र चलता रहा। और अतः भविष्य में राजनीति में ऐसे अवसर अधिक उत्पन्न हो सकते हैं जब प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करें। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकता है कि एक निश्चित अवधि के समय 1 सप्ताह या 1 माह हो सकती है में लोकसभा का अधिवेशन बुलाकर प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास मत को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से जो है राष्ट्रपति जो है अपने स्वविवेक का भी प्रयोग करके कुछ नियुक्तियां जो है वो करते हैं। अब और इसके बाद विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये भी अधिकार है उनको। और राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियमों को बनाने की शक्तियां प्रदान है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में भी नियम बना सकते हैं। और कुछ अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों अथवा निर्णयों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है आवश्यक होती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यकारिणी के संबंध में बनाए गए नियम तथा संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम आदि शामिल हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को संघ की इकाइयों पर नियंत्रण करने की भी शक्ति होती है और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अपने राज्यों को निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित करे और समन्वित नीति तथा राज्यों के पास पारस्परिक विवादों के संबंध में परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन करते हैं और वह किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। संघीय क्षेत्रों में प्रशासन का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है। जितने भी संघीय आपके क्षेत्र के प्रशासन हैं, जो भी आपके यूनियन टेरिटरीज स्टेट हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के में भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भारतीय संघ का वैधानिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी करते हैं और विदेशों और राजदूतों के कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार भी करते हैं। परंतु जहाँ तक विदेशों से संधियों और समझौते के संबंध हैं,
ये संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, किंतु संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के हाथ में ही रहती है और इस संधियों और समझौतों का संसद द्वारा अनुमोदन जो है, रेटिफिकेशन कराना आवश्यक होता है। इसके बाद राष्ट्रपति जो हैं सर्वोच्च सेनापति के रूप में भी काम करते हैं और राष्ट्रपति भारत के समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, किंतु यह अधिकार का प्रयोग वह कानून की अनुसार करते हैं। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदैव के लिए यह निश्चित कर दिया है कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहती है और प्रतिरक्षा सेना, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना ना तो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और ना ही सेनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति से बहुत कम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सेनाओं को युद्ध स्थल पे भेजने का कार्य भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है उसके लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तभी कोई भी जो है नियम या कुछ भी जो है वो बनाया जा सकता है सैनिकों से संबंधित। और इस तरह से हम देखते हैं तो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। सेना जो पति है वह राष्ट्रपति होता है। ये कुछ जो थे ये आपके कार्यपालिका शक्तियों के या प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति ये सारे कार्य करते हैं जो मैंने अभी चर्चा की। इसके बाद हम लोग देखते हैं उनके विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियां उन्हें क्या प्राप्त दी गई हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है। और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है उसके अधीनस्थ प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा होता है। और भारत की संसद, भारत का प्रधानमंत्री जो है भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत की संसद का भी अभिन्न अंग होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत का जो संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन तीनों को मिलाकर ही विधायनी जो हमारी विधान पालिका है उसका गठन होता है। और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायनी क्षेत्र में भी विभिन्न तरह के अधिकार जो हैं या शक्तियां जो हैं उनको प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत विधायनी क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन जो है वो देखने का भी अधिकार है। और राष्ट्रपति को विधायनी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुला सकते हैं और उसी के द्वारा संसद का सत्रावासन जो है भी होता है। वह कभी किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन जो है वो वही देते हैं। यह अभिभाषण जो है ब्रिटेन के सम्राट की भांति के भाषण के समान होती है और शासन की नीतियों का वर्णन इसमें किया जाता है। अन्य अवसरों पर भी दोनों या किसी एक सदन को संदेश भेजने के अतिरिक्त वह उनकी बैठकों में भाषण दे सकता है। और किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाने की स्थिति में वह उनकी संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकते हैं। तो ये सब कुछ विधायनी क्षेत्र के अंतर्गत उनके प्रशासन, विधायनी क्षेत्र के प्रशासन के अंतर्गत विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ जो है विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं का भी अधिकार रखते हैं जिनको साहित्य, विज्ञान, कला या किसी क्षेत्र विशेष की सेवा के लिए दिया गया हो। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस सदस्यों को भी मनोनीत करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति ही वो करते हैं। इसके बाद जो विधेयकों पर निषेधाधिकार, वीटो का भी प्रयोग जो है करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। और संसद के द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उनकी
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है और वह विधेयक को अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं, लौटा सकते हैं। लेकिन यदि वह विधेयक संसद के द्वारा पुनः पारित करके संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति दूसरी बार उसे स्वीकृति अपनी देनी पड़ती है। और इस प्रकार राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति अंतिम नहीं है और इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक तथा अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयक को दूसरी बार पास होने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से उसको प्राप्त कर पास करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, जो साधारणतः जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उतना करना। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर विधायनी शक्तियों के संबंध में बात करें, विधायनी शक्तियों के अंतर्गत हम वीटो पावर की अगर बात करें, निषेधाधिकारों की बात करें, तो भारत के प्रेसिडेंट से ज़्यादा शक्तिशाली जो हैं इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जो है वो उसकी शक्तियाँ काफ़ी मजबूत या शक्तिशाली हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को इन्हीं विधायी शक्तियों के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है यह शक्ति उनको दी गई है और जिस समय भारत की संसद का अधिवेशन जो है नहीं चल रहा होता है और उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है और इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए अधिनियमों के समान ही इनको मान्यता प्राप्त होती है और ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 माह या 6 सप्ताह तक के बाद तक लागू रहते हैं। लेकिन यदि संसद चाहे तो इसके द्वारा इस अवधि के पूर्व ही इन अध्यादेशों को समाप्त भी किया जा सकता है और इस तरह से राज्यों अध्यादेश जारी करके कोई भी नियम और कानून बनाने का अधिकार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो उसका एक महत्वपूर्ण अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। इसके बाद राज्यों के संबंध में विधायिक शक्तियां भी हैं। राष्ट्रपति को राज्यों की विधानमंडल के संबंध में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे यदि कोई राज्य निम्नलिखित विषयों पर अधिनियम बनाता है तो वह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही लागू होते हैं। दूसरा जो है कि कौन से विषय पर लागू होता है, कौन से विषय पर लागू नहीं होता है। तो जैसे कि राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम जो हैं और दूसरा जो है वे अधिनियम जो ऐसे विषय में निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और जिसका संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध है। तीसरा कि कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक। तो इन 3 संबंधों में भी राष्ट्रपति को जो है राज्य से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का, अधिनियम बनाने के लिए स्वीकृति अपनी दे सकते हैं या ये उन पर निर्भर करता है। और इस संदर्भ में राष्ट्रपति की इस शक्ति पर टिप्पणी करते हुए महादेव प्रसाद शर्मा लिखते हैं कि राज्य के विशेष प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति देने की राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक तथा अबाध है। और दूसरा कंडीशन है कि किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति करना आवश्यक है। और इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को विधायनी क्षेत्र में बहुत सारे अधिकार जो हैं, महत्वपूर्ण शक्तियां जो हैं वो प्रदान की गई हैं। और इस संदर्भ में प्रोफेसर A.B. लाल लिखते हैं कि लिखित संविधान तथा संसदनात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य किसी भी राज्य अध्यक्ष को इतनी अधिक जो है विधायनी शक्ति नहीं दी गई है जितना कि भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। तो ये कुछ थी उनके विधायनी शक्ति से संबंधित।
इसके बाद जो उनकी तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं और राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित जो विवरण रखा जाता है और उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत की आकस्मिकता निधि जो है, कंटिजेंसी फंड जो है, पर भी उसका नियंत्रण राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वह इस निधि से आकस्मिक व्यय के लिए संसद की आज्ञा प्राप्त करने के पूर्व ही धनराशि दे सकता है और इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। उसे एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है जो राज्यों की आर्थिक सहायता तथा करों की आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। आयकर की राशि को केंद्रीय और राज्य सरकारों में बांटने तथा पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को आर्थिक सहायता देने क्या कार्य भी वह कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ उनको वित्तीय अधिकार उनको दिए गए हैं, वित्तीय शक्तियां हैं। इसके बाद हम लोग उनका अगला अधिकार, चौथा अधिकार जो है वो है न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। तो इसमें क्या है, तो राष्ट्रपति किन्हीं अपराधियों को, किसी भी अपराधी को क्षमा दान प्रदान कर सकता है और या उनके दंड को स्थगित या कम कर सकता है। और इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित प्रकार की सजा सुनाए हुए व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति उपयुक्त शक्ति का जो न्यायिक शक्ति है उसका प्रयोग कर सकता है। जैसे उन सब बातों में जहां दंड सैनिक न्यायालय के द्वारा दिया गया हो और दूसरा उन बातों में जहां मृत्यु दंड दिया गया हो, किंतु राष्ट्रपति की क्षमा दान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालयों के सैनिक अधिकारियों की क्षमा दान संबंधी शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति का क्षमा दान का अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्ति से संबंधित अपराधों से है, किंतु राष्ट्रपति समवर्ती सूची वाले मामलों से संबंधित अपराधों पर क्षमा दान उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि संसद उक्त मामले पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अलग से ना मान लिया जाए। और राष्ट्रपति अपने क्षमा दान के अधिकार का प्रयोग अपने मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कर सकते हैं और ऐसी ही स्थिति में इंग्लैंड में भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोष सिद्धि के पूर्व भी क्षमा कर सकते हैं, ये अंतर है। यहाँ डिसीजन के बाद क्षमा के लिए याचिका दायर की जाती है, लेकिन वहाँ पे जो है क्षमा दोष सिद्ध होने से पहले भी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं चाहे तो उसको क्षमा कर सकते हैं अपने अनुसार। किंतु भारत का राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद ही क्षमादान प्रदान कर सकता है और इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा एमनेस्टी प्रदान करने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होती है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मामले में क्षमा दान प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का अधिकार इस आधार पर दिया गया है कि न्याय में दया की पुष्टि होनी चाहिए। जस्टिस शुड बी टेम्पर्ड विद द मर्सी, ये होना चाहिए, तभी वो कर सकते हैं। और संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किन्हीं ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति मांग सकते हैं जिसमें विधि तथा तथ्य के प्रश्न ग्रस्त हों। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी प्रस्तावित विधेयक या प्रश्न को भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अमुक विधेयक विधान मंडल में के क्षेत्राधिकार में आता है अथवा नहीं, और उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा मानना
राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति ने अब तक सर्वोच्च न्यायालय में 9 बार परामर्श प्राप्त करने के लिए किया है, उनसे मांगा है, और 10वीं बार अयोध्या मामला जो है उसमें उस प्रसंग में जो है परामर्श मांगा गया था राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से, और इस विषय पर परामर्श देने से वह इनकार कर दिया था उच्च न्यायालय ने। इसके बाद जो है अगला जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास वो है राज्यों से संबंधित अधिकार। तो राज्यों से संबंधित क्या अधिकार है? तो राज्यों से राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय कार्यपालिका वरन समस्त भारतीय संघ का प्रधान होता है, और राष्ट्रपति को भारतीय संघ 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित या संघीय क्षेत्रों पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। पहला, कि राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन के संबंध में शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख लें। संविधान के अनुसार यदि राज्यों के विधानमंडल में ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित की गई है, तो ऐसे विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना होता है, और राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं या विधानमंडल को पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा है कि राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही हो जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, तो संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। और तीसरा, राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार को ऐसे विषय से संबंधित कुछ कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के हों, और इन सब के अलावा राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, और ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति विश्वासी रहकर ही अपने पदों पर बने रहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो सामान्य अवस्था में राष्ट्रपति को दिए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कार्यपालिका शक्तियां देखी, और कार्यपालिका शक्ति के अधीन बहुत सारी जो नियुक्तियां और पदच्युतियां हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। विभिन्न प्रकार के नियमों को बनाने का कार्य भी करते हैं। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण रखने की शक्ति होती है। अंतर्राज्यीय मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वोच्च सेनापति होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, और इस तरह से ये सारे अधिकार कार्यपालिका के क्षेत्र में दिए गए हैं। ठीक उसी तरह से विधायिका क्षेत्र में भी उनके विस्तृत अधिकार और उनको शक्तियां दी गई हैं। विधायी क्षेत्रों के प्रशासन का अधिकार है उन्हें। सदस्यों को मनोनीत करने का, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। विधेयकों पर वीटो पावर इस्तेमाल करने का भी अधिकार है उन्हें। अध्यादेश ऑर्डिनेंस बिल जो है राष्ट्रपति जो है पारित करने का, पास करने का भी अधिकार है उनके पास। राज्यों के संबंध में विधायिनी शक्तियां भी प्राप्त हैं, और इस तरह से बहुत सारे अधिकार जो हैं, शक्तियां जो हैं विधायिनी शक्ति के अंतर्गत उनको दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, राज्यों से संबंधित शक्तियां आदि दी गई हैं, जिनका प्रयोग वह सामान्य अवस्था में कर सकते हैं। हम लोग इसके बाद उनके संकटकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे, लेकिन ये हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको उनके जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताया, और सामान्य अवस्था में जिन शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं उनके बारे में हमने बताया।
आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है जाकर अपने प्रश्न रख सकते हैं, या क्लास में जब क्लासेस ऑनलाइन हमारी होती हैं उस समय आप पूछ सकती हैं। साथ ही साथ जो है जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग कर चुके हैं इसको शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो लोग क्लास में किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं उनको भी ये मिल सके, वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आपको सब कुछ समझ में आया हो, आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्लास में उनके संकटकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।